क्योंकि जहां बच्चा छोड़ के जाता है पढ़ाई, टीचर वहां से सोचना शुरू करता है क्वेश्चन देना। जहां आप लोग क्वेश्चन ठीक है बहुत पढ़ लिया, वहां से टीचर हाथ धो के बैठेगा पेपर लिखने के लिए। ये समझो आप, कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2, कह दो ना। सिंपल एक आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका मेरा है 10 रुपए का लेन देन, इसका और मेरा है 10 रुपए का लेन देन, मतलब इसको जब चाहिए इसने मुझसे ले ली, जब मुझे चाहिए होंगे मैं इससे ले लूंगा, ठीक हो गया। अब इसका मेरा है 4 लाख रुपए का लेन देन। तो आप मुझे बताओ दोस्ती ज्यादा गहरी कहाँ हो, किसकी होगी, इसकी मेरी होगी या हम दोनों की होगी? हम दोनों की ज्यादा दोस्ती गहरी होगी ना। क्यों यार? 4 लाख का शेयरिंग हो रखा है, जितना ज्यादा पैसे की शेयरिंग हो रही है तो मतलब उतना ज्यादा बॉन्ड टाइट होगा ना, मतलब उतना ज्यादा जान पहचान होगी, उतनी अच्छी दोस्ती होगी। अब यहां देखना सब इंपॉर्टेंट, पहले कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो समझा देता हूं, उसके बाद हम जाएंगे हायर टॉपिक्स पे। इस चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट बोलूं ना, इस चैप्टर को मैं 2 फेज में तोड़ता हूं। पहला वाला है बहुत इजी, बहुत इजी मतलब जो आज तक हम पढ़ते हुए आए कार्बन के बारे में। जो फेज 2 है इस चैप्टर का वो है थोड़ा टफ, जिसमें आता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जिसमें आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये 3 चीजें हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है। पहला है हाइड्रोकार्बन मत बोलो उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन खास तौर से, ठीक हो गया। तो इस चैप्टर को 2 फेज में है। तो पहले फेज में हम जो सिंपल जो कार्बन के बारे में पॉइंट्स है वो समझते हैं। कार्बन, सबसे पहला कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक हो गया। दूसरी चीज इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। उसके बाद इसका ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर उसको 4 की जरूरत, ये तो शेयरिंग बॉन्ड करता है ना, कैसा बॉन्ड बनाता है? ये शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। और शेयरिंग बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा? जो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते थे कोवेलेंट बॉन्ड, पता है। नेक्स्ट इसको क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। क्यों कहते हैं टेट्रावेलेंट? टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंसी। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको हम क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। जिनकी वैलेंसी 1 होती है उन्हें क्या कहते हैं? मोनोवेलेंट। जिनकी वैलेंसी 2 होती है उनको क्या कहते हैं? डाईवेलेंट। ऐसी इसे क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलो या कैटिनेशन बोलो। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो खुद से खुद को जैसों को जोड़ने की टेंडेंसी रखता है। मतलब कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने साथ अपने जैसों को जोड़ने की टेंडेंसी रखता है। कैसी टेंडेंसी रखता है? अपने साथ अपने जैसों को जोड़ने की टेंडेंसी। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है, कितने ही कार्बन जोड़ने हो आपको, कितने ही कार्बन जोड़ सकते हो। समझ में आया? ये इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उसकी कैटिनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन। देखो नाम से बता रहा है, सेल्फ मतलब खुद, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। खुद के जैसों को जोड़ने की टेंडेंसी जो रखता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, जो कि कौन शो करता है? कार्बन। नेक्स्ट, ये हमें मिलता कहां से? कार्बन जो है हमें मिलता कहां से? 80 से 90% जो इसका हमें सोर्स है, ये वो कौन है? कोल। कौन है? कोल। कोल सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें कौन देता है? कार्बन। मतलब कोल से हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? कार्बन की प्रेजेंस मिलती है। और कार्बन, अब इसका अगर मुझे टेस्ट करना है किसी भी चीज में कार्बन की प्रेजेंस है कि नहीं, कैसे करूंगा? सबसे पहले जिसको मुझे पता करना है, कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसको मुझे पता करना है कि इसमें कार्बन है कि नहीं, तो क्या करूंगा? इसको हीट करूंगा। क्या करूंगा? हीट करूंगा। ऑब्वियस है, हीट करूंगा तो कोई गैस निकलेगी। इस गैस को किससे पास कराऊंगा? लाइम वाटर से। अगर ये जो लाइम वाटर है कैसा टर्न हो गया? मिल्की। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस था उसमें क्या प्रेजेंट था? कार्बन। तो देखो मान लो एक सब्सटेंस है इसमें कार्बन प्रेजेंट है, मैंने उसको हीट करा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। क्योंकि इस पे कार्बन प्रेजेंट था, एयर में ऑक्सीजन था, रिएक्ट करके क्या रिलीज करा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी गैस को मैंने कहां से पास करवाया? लाइम वाटर से। अब लाइम वाटर से जैसे ही पास कराया तो अगर उस लाइम वाटर को उसने मिल्की टर्न कर दिया
तो मतलब उसमें किसकी प्रेजेंट थी, कार्बन की या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस थी। इससे हमें पता चल गया कि जो ये सब्सटेंस था इसमें किसकी प्रेजेंस है, कार्बन की प्रेजेंस है। समझ में आया, कोई दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,4। तो अब इससे मुझे क्या पता चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जितने जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, उतने उसके बॉन्ड। गलत। वैलेंसी क्या होती थी, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसको आउटर मोस्ट शेल को अपने भरने में या फिर रिलीज करने में। आप सिंपल समझो, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। क्लोरीन का है 17, इसका है 11, इसके है 2,8,1, इसके है 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और वैलेंसी कितनी है, 1। अभी मैं समझाता हूं दोनों चीज, पहले समझो। क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और वैलेंसी कितनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जितने हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब होता है आखिरी, वैलेंस मतलब होता है आखिरी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम कितने ले रहा है इलेक्ट्रॉन या कितने दे रहा है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ये क्या करेगा, दे रहा है। तो कितने दे रहा है, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1। ये क्या कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है। कितने ले रहा है, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1। समझ में आया, पक्का। तो यहां पे क्या है, कोई भी एटम की जितनी वैलेंसी उतने उसके बॉन्ड, जितनी जिसकी वैलेंसी उतने उसके बॉन्ड। तो बताओ कार्बन के वैलेंसी कितनी होगी, 4 होती है। अभी बताया था मैंने, टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी। तो कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, एक और क्या एग्जांपल लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। क्या करेगा ये, 2 ले लेगा, तो माइनस का 2, कितने, क्या है इसकी वैलेंसी, 2। तो ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाए। कहीं भी देख लो, अगर एक ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा है तो या तो वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, ये है। कितने बॉन्ड बनाए हैं O ने, एक, ये एक, H ने कितने बनाए, एक, क्योंकि H की वैलेंसी कितनी होती है, 1। समझ में आया, जितनी जिसकी वैलेंसी उतने उसके बॉन्ड। समझे, पक्का। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। अब आता है अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, देखो मैं आपको सिंपल एक इसको कैसे सिंपल समझाऊं। अगर मुझे यहां से मान लो कहीं जाना है, XYZ जगह मुझे जाना है, तो मैं 2 तरीके से जा सकता हूं ना, या तो अकेले या किसी के साथ। और कोई तरीका है, या तो अकेले जाऊंगा या किसी के साथ जाऊंगा, और कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं। तो वही कार्बन भी है। कार्बन का जो अकरेंस होता है, अकरेंस ऑफ जो कार्बन होता है, कितने तरीकों में होता है, कितने पार्ट्स में होता है, 2। या तो फ्री या फिर कंबाइंड स्टेट, या तो फ्री स्टेट होगा या फिर कंबाइंड स्टेट। जहां पे कार्बन सिर्फ अकेला है, कार्बन के अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कार्बन कैसी स्टेट में है, फ्री स्टेट में। और जहां पे कार्बन के अलावा कार्बन के साथ कोई और भी है, फॉर एग्जांपल CO2, CCl4, फॉर बहुत से हैं कार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन की प्रेजेंस हो, और भी होंगे बाकी, उनको हम वो वहां पे कार्बन किस फॉर्म में है, कंबाइंड स्टेट में। और जहां पे फ्री है, इसके कितने हैं, सिर्फ 3। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, एक है बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, आपने पढ़ना डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, क्योंकि अभी इसकी पूरी स्टडी नहीं हुई है बकमिनिस्टर फ्लोरीन की। तो अब देखो, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में इसका स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछता है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछता है। या तो इसके स्ट्रक्चर पे पूछता है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे। जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है इसमें, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा हो ग्रेफाइट मतलब पेंसिल की निप, और डायमंड सुना ही है, देखा ही है। तो डायमंड और ग्रेफाइट हमारे पास दोनों एक ही चीज के बने हुए हैं, लेकिन एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, और दूसरी जगह ग्रेफाइट
सॉफ्ट है, आराम से टूट सकता है, और डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ऐसा क्यों, ये पूछता है क्वेश्चन कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों हैं कार्बन के और दोनों फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, फिर भी एक इतना हार्ड है और एक इतना सॉफ्ट है, ऐसा क्यों, ये पूछता है। तो आंसर क्या दोगे? अब इसके लिए आपको पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो अगर मैं डायमंड का पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा हूं, डायमंड प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं जिसके कारण से स्ट्रांग होता है, और वो ऐसी क्या प्रॉपर्टी जिसके कारण ये स्ट्रांग नहीं हो पाता। जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेंट्रल कार्बन होता है, मतलब बीच का कार्बन होता है, वो कितने कार्बन से घिरा हुआ होता है? 4 कार्बन से। कितने कार्बन से घिरा हुआ होता है? 4 कार्बन से। अब आप मुझे एक चीज बताओ, कार्बन, अच्छा एक सिंपल, एक आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं। इसका मेरा है 10 रुपए का लेन देन, इसका और मेरा है 10 रुपए का लेन देन, मतलब इसको जब चाहिए इसने मुझसे ले ली, जब मुझे चाहिए होंगे मैं इससे ले लूंगा, ठीक हो गया। अब इसका मेरा है 4 लाख रुपए का लेन देन। तो आप मुझे बताओ दोस्ती ज्यादा गहरी कहां हो, किसकी होगी? इसकी मेरी होगी या हम दोनों की होगी? हम दोनों की ज्यादा दोस्ती गहरी होगी ना। क्यों यार? 4 लाख का शेयरिंग हो रखा है, जितना ज्यादा पैसे की शेयरिंग हो रही है इतना मतलब उतना ज्यादा बॉन्ड टाइट होगा ना, मतलब उतना ज्यादा जान पहचान होगी, उतनी अच्छी दोस्ती होगी, तभी तो 4 लाख दे दे रहा है। तो अब सोचो, एक कार्बन दूसरे कार्बन को 4 एटम की शेयरिंग कर रहा है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? होगा नहीं होगा? अरे यार ये समझो, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक है, और एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन से कितने लिए? एक। इससे कितना लिया? एक। इससे कितना लिया? एक। इससे कितना लिया? एक लिया। लेकिन अब इस कार्बन को देखो, ये अपने चारों ओर कौन क्या लेके बैठा है? एक ऐसा एटम जिसके पास और 4 एटम है। ये कार्बन के पास, इसके पास कितने हैं? 4। 3 बचे हैं, एक इसने बना लिया, 3 और बचे हैं, इसके पास भी 3 और बचे, इसके पास भी 3, इसके पास भी, तो कितनी लंबी चेन बनाते जा रहा है, समझ रहे हो आप? तो आप सिंपल ये समझो, बॉन्डिंग कहां पे जाता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग। मैं सिर्फ ये कोवेलेंट की बात बता रहा हूं, हमने पढ़ा है कोवेलेंट स्ट्रांग होता है, आयोनिक स्ट्रांग होता है, आयोनिक स्ट्रांग होता है। मैं आयोनिक को छोड़ दो, मैं सिर्फ कोवेलेंट की बात कर रहा हूं। कोवेलेंट में भी कौन सा स्ट्रांग होगा? देखो, कोवेलेंट में भी कौन सा स्ट्रांग है? जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग की शेयरिंग, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कार्बन कार्बन में कितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा? अरे यार 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उतना स्ट्रांग बॉन्ड भी बनेगा। इसीलिए कार्बन का जो, ये डायमंड का जो डायमंड होता है हमारा, वो स्ट्रांग होता है। क्यों? उसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, एक तो पहली बात, और दूसरी चीज, वो जो सेंट्रल कार्बन एटम है, बीच का जो कार्बन होगा, कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 4 कार्बन से। कितने कार्बन से? चारों कार्बन से घिरा है। अब देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता? डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्यों? छोड़ो, इसका एग्जांपल, इसका जवाब ग्रेफाइट देगा। कौन देगा? ग्रेफाइट देगा। ये चीज समझ गए आप लोग? इतना बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। अब ग्रेफाइट वीक क्यों होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्योंकि छोटा सा है, ये जो सर्कल है वो है, हाँ ग्रेफाइट, वो कार्बन। ये है आपका किसका स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अब आप अगर गौर करो, ग्रेफाइट में सेंट्रल एटम, सेंट्रल कार्बन एटम कहां कहां पे दिख रहा है आपको? सेंट्रल मतलब जो बीच में, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये तीनों सेंट्रल कार्बन एटम है। ये कितने कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं? कितने से जुड़े हैं? 3। 1 2 3, 1 2 3, सॉरी ये वाला 1 2 3। मतलब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है बेटा? 4। उसमें से कितने बनाए हैं सेंटर कार्बन एटम ने? यहां 3, मतलब एक बॉन्ड बचा है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। बताया था, इकलौता ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन है? कार्बन। ग्रेफाइट कोई एटम जो क्या है? कौन है? कार्बन है। और कार्बन का एलोट्रॉप कौन है?
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, समझ में आया। और यहां डायमंड क्यों नहीं कर रहा था, अब समझ में आया, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके पास होते तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, इसके पास है तो ये कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। समझ में आया। और जो मैंने डैश 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 में दिखा रखा है, वीक वैंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं। बहुत ही वीक फोर्स होता है वैंडरवॉल फोर्स है एक, जो कि बहुत ही वीक होता है। कोई भी दो चीजों के बीच में फोर्स लगा, अगर वो वैंडरवॉल है तो बहुत ही वीक है। अब वीक है तो इसको आसानी से तोड़ नहीं सकेंगे हम, तभी तो जो पेंसिल की निप है वो टूट जाती है आराम से। लेड वो पेंसिल जो बना है ग्रेफाइट, वो आराम से टूट जाता है, क्यों, क्या, एक कार्बन एटम 3 कार्बन से ही जुड़ा है। और यहां पे क्या था, एक सेंट्रल कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा है, 4, तो कौन स्ट्रांग होगा, ऑब्वियस है। समझ में आया, पक्का। तो डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर वाइज अगर कुछ पूछेगा तो इसी से पूछेगा, जितना बताया अभी, ठीक है। अब बाकी है बकमिनिस्टल फ्लोरीन, इसके बारे में सिंपल एक चीज ध्यान रख लो कि ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। कैसे, 60 कार्बन एटम से, और ये फुटबॉल शेप का होता है। कैसे शेप का, फुटबॉल शेप का। मतलब जो कार्बन जुड़े होते हैं ना आपस में, क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर मतलब क्या, झुंड। कितने कार्बन एटम का झुंड है, 60 कार्बन एटम्स का एक फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। समझ में आया, बस इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। अब स्ट्रेंथ वाइज देखो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, डायमंड, ये तो पता है। लेकिन ग्रेफाइट और बकमिनिस्टल फ्लोरीन में किसकी होगी, सेकंड नंबर पे आता है बकमिनिस्टल फ्लोरीन, थर्ड नंबर पे आता है ग्रेफाइट। तो अगर पूछ दे ऑर्डर क्या है, डायमंड, बकमिनिस्टल फ्लोरीन, फिर ग्रेफाइट। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, डायमंड की, फिर बकमिनिस्टल फ्लोरीन की, फिर ग्रेफाइट की। समझ में आया। ग्रेफाइट सबसे वीक है मान के चलो, समझे। बना लो इसको, बना रहे हो तो। ये था इस चैप्टर का फेज 1, ये था इस चैप्टर का फेज 1। अब फेज 2 की तरफ अगर हम जाएं तो फेज 2 में मैंने कहा फेज 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 1 जो है इसका 1 मार्क्स के लिए, मैक्स टू मैक्स अगर बन गया कोई तो 2 मार्क्स के लिए, वरना इससे 1 मार्क्स का आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक हो गया। अब आती है फेज 2 में, सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो कार्बन, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या FeSO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, क्यों, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। क्या Fe2CO3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो ऐसे कोई भी चीज जिसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आती है, अर्थ में कार्बन कहां प्रेजेंट नहीं है, एवरीवेयर बेटा, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है, पता है आपको। अर्थ में हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। और आपको पता है अर्थ क्रस्ट में टोटल कार्बन कितना है, 0.02%। अर्थ क्रस्ट में टोटल जो कार्बन की क्वांटिटी है कितनी है, सिर्फ 0.02% है। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो कार्बन है पूरे अर्थ में हर जगह पे है, तो सोचो कितना होगा, 0.02% ही कितना होगा, ये समझो। समझ में आया। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे भी वास्ट है। हायर क्लासेस में जाओगे आप, नेक्स्ट क्लास में, वहां ऑर्गेनिक की पूरी एक बुक मिलेगी। वहां 3 टाइप, मैंने कहा ना केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन चीजों के बारे में पढ़ोगे जहां पे सिर्फ कार्बन की प्रेजेंस है, मतलब वहां पे कार्बन आएगा ही आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। देखो एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, सबसे बड़ा यही है इसमें, अभी के हिसाब से आप लोग के लिए, 10th के हिसाब के लिए सबसे बड़ा क्या है, हाइड्रोकार्बन। पहले एक बार सारे लिख लेता हूं फिर समझा देता हूं। पहला है हाइड्रोकार्बन, उसके बाद आता है हेलो एल्केन्स, थर्ड आता है एल्कोहल, फोर्थ आता है एल्डिहाइड, फिफ्थ आता है कीटोन, सिक्स्थ आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके क्या है, 6 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें से इनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कहते हैं, इसके बाद बताऊंगा क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। पहले मैं हाइड्रोकार्बन को इलेबोरेट करूंगा। तो जल्दी से आप लोग 6 नोट कर रहे हो तो नोट करो, फिर मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ता हूं।
हो गए नोट? अब देखो, अब ध्यान देना, क्या ऑर्गेन वो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। नाम से क्या लग रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। नाम से ये तो लग रहा है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की प्रेजेंस है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। सबसे पहला क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया? कहानी समझते हुए चलना, ठीक है? अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड के अंदर तो एक ही आता है, कौन? एल्केन। और अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं दो, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब ये डिफर किस बेसिस पे करें ये समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहोगे आप? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा हो? सिंगल। अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, या तो उसको सैचुरेटेड बोल लो या एल्केन बोल लो। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का कनेक्शन होगा, तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन होगा। अब आती है अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अब दो चीजें आ गई तो ऑब्वियस है दो चीजों में टूटेगा। तो एक होता है डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहलाता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन कहलाता है। समझ में आया? अब आते हैं इनके फॉर्मूले। अब आता है इनका फॉर्मूला। तो सिंपल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब 2 माइनस करते हुए चलो एक एक करके। इससे मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? CnH2n, 2 हट जाएगा। अब इससे फिर 2 माइनस करा तो क्या बचेगा? CnH2n-2। देख के कुछ याद आ गया, वो रील देखी तुमने? कह दो ना +2, नहीं देखी तुमने? इतनी फेमस हुई यार, वो बिहार के कोई सर हैं, वो ये पढ़ा रहे थे एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो बच्चों को याद कैसे कराते हैं? कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2। अब भाई वो सर का एक्सेंट भी वैसी था, बिहार के थे तो थोड़ा वैसा एक्सेंट, बड़ा अच्छा लग रहा था उनके बना। और बड़ा मजे की बात, ऐसे नहीं बता रहे थे। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उछल उछल के बता रहा भाई बंदा। कह दो ना, ये टूटे। ऐसे बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे, कह दो ना। मुझे पूरा वही सुबह सुबह वाले बैच को बताया, वही रिमाइंड हो रहा था, अभी भी लिखते हुए वही याद आया। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसमें ना रिएक्ट कैसे करा। एक एक है इन्फ्लुएंसर आरजे अभिनव करके, वो स्कूल में 2 टेस्ट ट्यूब लेके घूम रहा है, इसमें से कौन सा है? उसका दोस्त पूछता है क्या? कह दो ना +2। वो कह रहा मुझे ऐसे ही पढ़ाया था, मुझे नाम बता दे। तो अपने अपने ट्रिक होते हैं बताने के, हर टीचर के अपने अपने। तो उनका बढ़िया था, मतलब देखो याद हो गया। जो भी है ना, मेन टीचर चाहता है कि वो जो बोल रहा है बच्चे के दिमाग में कनेक्ट हो जाए। अब मैंने सुना तो मुझे समझ याद रहेगा कि चाहे मेरे को चलो पहले से पता था, लेकिन फिर भी एक चीज रही ना, कब देखी थी मैंने रील? 1-1.5 हफ्ते पहले, फिर भी याद है। वही चीजें, ये चीजें हम जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब ट्रिक अगर बताऊं, अब इसमें ट्रिक छोड़ो, ट्रिक बाद में बताता हूं, पहले इसका यूज क्या है। पहले इसका यूज क्या है देखो। जब भी मुझे एल्केन्स की पूरी सीरीज निकालनी है, एल्केन की अगर सीरीज निकालनी है, n = 1 रखता हूं तो क्या बन जाएगा? C1H2 × 1+2 कितना हो जाएगा? 4, मतलब CH4। n अगर 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? C2H6। n अगर 3 रखता हूं तो क्या बन जाएगा? C3H8। n अगर 4 रखता हूं तो क्या बन जाएगा? C4H10। n अगर 5 रखता हूं तो क्या बन जाएगा? C5H12। ऐसे ही चलते रहेगा, कहां तक? जहां तक चाहिए। क्यों? स्टार्टिंग में पढ़ाया था कैटिनेशन। क्या होता है कैटिनेशन? कार्बन की वो टेंडेंसी कि अपने जैसों को जोड़ती है। कितने जोड़ती है? कितने भी।
सेल्फ कॉम्बिनेशन कहा ना, जोड़ते रहेगी, चेन बना रही है वो तो। अब देखो, अब जब एक कार्बन होता है तो आगे से नाम में आगे से क्या आता है? मिथ। 2 कार्बन होते हैं तो इथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नॉन, 10 कार्बन तो डेक। हमने 10 तक ही पढ़ना है, ठीक हो गया। अब मुझे ये नहीं ये तो मैंने सिर्फ प्रीफिक्स बताया। 2 चीजें होती है, प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब जो आगे, सफिक्स मतलब जो पीछे। तो आगे वाले तो ये हो गए, पीछे वाले क्या लगने वाले हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? या तो एन लगेगा, या इन लगेगा, या आइन लगेगा। अब ये बता कैसे चलेगा मुझे पीछे एन लग रहा है, इन लग रहा है, या आइन लग रहा है? कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड से। फॉर एग्जाम्पल, एक ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूं तो ऐसा कुछ है, 1 2 3 एक, ये एक कंपाउंड है, ठीक हो गया। अब अगर इसका नाम देना है बेटा, देखो नाम देने के 2 तरीके, दो स्टेप में होता है नेमिंग। अगर नॉर्मल नेमिंग है, क्या है, कितने तरीके में? 2। नाम जो होता है ना वो 2 पार्ट में तोड़ दो, आगे वाला प्लस पीछे वाला। आगे वाला क्या पता है? आगे वाला कैसे पता चलेगा नाम? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? 1 2 3 4, क्या होता है? ब्यूट। तो मैंने लिख लिया यहां पे ब्यूट, सिर्फ ब्यूट। हाँ, अब आती है बात किसकी? बॉन्ड की। मैंने क्या कहा? पीछे वाला नाम का पीछे वाला पार्ट कैसे पता चलेगा? कौन सा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या आ जाएगा पीछे पे? एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? इन। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है क्या आ जाएगा? आइन। तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। इधर से भी सेकंड पे, इधर से भी, तो नंबरिंग कहीं से भी करूं, अभी सिखाऊंगा आईयूपीएससी नेमिंग में नंबरिंग। तो सेकंड पोजीशन पे है तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन। और बाय चांस ये यहां पे होता, ऐसा होता, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट, तो क्या लिख देता? सिंपल ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, दोनों का मतलब एक ही है। ब्यूट 1 इन बोलूं या ब्यूटीन बोलूं, ठीक है। ये तो मैंने क्या बताया आप लोग को? कंपाउंड से फॉर्मूला बनाना, कंपाउंड से फॉर्मूला बनाना। अब अगर फॉर्मूले से कंपाउंड बनाना हो वो भी यही तरीका है। फॉर्मूले से कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, प्रोपीन का फॉर्मूला बताओ क्या रहा है वो। तो मैंने क्या कहा? नाम को कितने पार्ट में तोड़ो? 2, आगे वाला पीछे वाला। प्रोप मैंने क्या बताया था? आगे वाला क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। प्रोप मतलब कितने कार्बन? 1 2 3। पीछे वाला पार्ट क्या बताता है? उन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। पोजीशन लिखी है क्या? मतलब कौन सी पोजीशन पे होगा? फर्स्ट। अब या तो इधर लगा लो या इधर, इधर से भी फर्स्ट ये है, इधर से फर्स्ट ये, मैं इधर लगा ले रहा हूं, ठीक हो गया बस। अब इसके बाद आपने कार्बन को बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं कहा मैंने? हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन उसने बता दिया इतने, तो बचे हुए क्या होंगे? हाइड्रोजन। अब एक कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस कार्बन ने कितने बना दिए? तो 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने कितने बना लिए? 3। कितने बनाएगा? 1। इस कार्बन ने कितने बना लिए? 1। कितने और बनाएगा? अब देख लो फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H 1 2 3 4 5 6। इसको कर रहा है नहीं, CnH2n। अब अगर खाली फॉर्मूला देख के पता करना है ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अब ट्रिक बता रहा हूं। अगर खाली फॉर्मूले से पता करना है कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, कुछ मत करो, कार्बन के नीचे का नंबर देखो और हाइड्रोजन के नीचे का नंबर देखो। अगर दोनों एक, जो कार्बन के नीचे नंबर है वो हाइड्रोजन के नीचे का जस्ट डबल है, जैसे ये था कार्बन के नीचे जो हाइड्रोजन के नीचे, इसका जस्ट डबल है ना, तो मतलब ये इन वाला होगा। कौन सा वाला होगा? इन वाला। अगर डबल से 2 ज्यादा है, C4H10 जैसे, 4 का डबल क्या होता है? 8 प्लस 2। डबल से 2 ज्यादा है तो क्या होगा? एन वाला होगा। और डबल से 2 कम है तो आइन वाला, जैसे C4H6। डबल क्या होता है 4 का? 8, उससे 2 कम कितना? 6। समझ में आया?
सिर्फ फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। नहीं, अगर ये नहीं समझना तो सिंपल आपने तीनों फॉर्मूले उस वक्त लिख लो, कंपेयर कर लो। मैं कह रहा हूं एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अब मुझे वो ये कह रहा है ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? इतना तो मुझे पता चल गया अनसैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन देखा मैंने। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, कौन सा अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड भी तो दो होते हैं, कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। कौन सा है पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों फॉर्मूले लिखे, अब कंपेयर करूंगा। अगर यहां n की जगह 4 रखता हूं तो क्या यहां पे Hb4 6 मिलेगा? नहीं। यहां n की जगह 4 रखता हूं तो यहां H कितना मिलेगा? 8। ये भी नहीं होगा। यहां n की जगह 4 रखता हूं तो H कितना मिलेगा? 6। मतलब ये कौन सा है? एल्काइन। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? अब ये चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, आगे वाले सेम रहते हैं, बदलता कौन है? पीछे का नाम। समझ में आ गया? लड़की की शादी होने के बाद पीछे का नाम बदल रहा है, आगे से मामला वही है। रेशमा नाम है तो रेशमा ही रहेगा, शर्मा की जोशी, जोशी की शर्मा बन जाएगी। ठीक हो गया? तो देखो नाम को दो पार्ट्स में तोड़ो। आगे वाला क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। पीछे वाला नाम क्या बताता है? बॉन्ड बिटवीन कार्बन। समझ में आया इतना? अब एक और चीज समझो, क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? बच्चा सब कुछ बढ़िया पढ़ के जाता है यहां तक, अब इसके बाद क्वेश्चन कहां से पूछ देता है? क्योंकि जहां बच्चा छोड़ के जाता है पढ़ाई, टीचर वहां से सोचना शुरू करता है क्वेश्चन देना। जहां आप लोग क्वेश्चन ठीक है बहुत पढ़ लिया, वहां से टीचर हाथ धो के बैठेगा पेपर लिखने के लिए। ये समझो आप कि टीचर की सोच आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है। टीचर पूछेगा नेम द थर्ड कंपाउंड ऑफ एल्कीन सीरीज। बताओ, थर्ड कंपाउंड ऑफ एल्कीन सीरीज। C3H6। बहुत बढ़िया बेटा। यहीं पे एक चीज सीखने की है जो गलती करते हैं बच्चे, जो बच्ची ने करी। एल्कीन और एल्काइन में पहला वाला नहीं आता। हाँ, तो थर्ड नंबर कौन आएगा फिर अगर ये नहीं है तो? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। मैंने थर्ड कार्बन नहीं कहा, मैंने कार्बन 3 है नहीं कहा, मैंने थर्ड नंबर कहा। तो थर्ड नंबर पे कौन है? ब्यूट। अब क्यों नहीं होता ये भी तो पूछो, मैं बताता हूं। देखो, कार्बन कार्बन यहां कितने हैं? डबल बॉन्ड। कार्बन कितने हैं बेटा यहां पे? देखते हैं। हाँ, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2। क्या कार्बन 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ स्टेबल रह सकता है? कार्बन की टेंडेंसी कितने बॉन्ड बनाने की है? 4। यहां तो 2 ही है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया ना, तो इसीलिए यहां पे नहीं है। ऐसी यहां पे C1H 2 1 2 0, ये कोई बॉन्ड ही नहीं है इसके पास, तो रह सकता है ये? नहीं रह सकता ना। अब यहां देखो, यहां पे क्यों रह रहा है? C1H4 रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, उसको जो चाहिए तो मिल गया। तो यहां पे हमेशा याद रखना बेटा, अनसैचुरेटेड में मिथ आता ही नहीं है, इथ से स्टार्ट होती है यहाँ सीरीज। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। समझ में आया? कोई डाउट? डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। पहली चीज। और दूसरी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट करके लिख लो। अनसैचुरेटेड लिख लो नोट पॉइंट में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट कंटेन unsaturated hydrocarbon does not contain वन कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम वाला इसमें नहीं मिलेगा आप लोग को। इतनी कहानी समझ में आ गई? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को भी दो टाइप में है। एक है स्ट्रक्चर वाइज में बता रहा हूं, एक होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? साइक्लिक या स्ट्रेट चेन? स्ट्रेट चेन दिख के पता चल जाएगा, साइक्लिक भी देख के पता चल जाएगा। साइक्लिक मतलब जहां पे पूरा लूप, मतलब एक जहां से आपको समझ नहीं पाएगा कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है।
कहाँ से शुरू किया पता चल पा रहा है क्या? एक सर्कल है, अगर प्रॉपर सर्कल में बनाऊं तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है, नहीं पता चल पाता है ना। तो इसीलिए साइक्लिक में और स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन तो मुझे पता है या तो यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, लेकिन क्या साइक्लिक में पता लगा सकता हूँ मैं? नहीं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो अब समझो। स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन बता दिया मैंने, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक में डिफरेंस क्या है। मान लो मैं स्ट्रेट चेन का एक बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH3, क्या है ये? प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप, सब में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर आप खोलोगे तो क्या आ गया इसका नाम? प्रोपेन। ठीक है। अगर वो मुझसे कह रहा है साइक्लोप्रोपेन, ये तो स्ट्रेट प्रोपेन है, स्ट्रेट चेन प्रोपेन है, अगर वो कह रहा है साइक्लोप्रोपेन बनाओ, कैसा बनाओ? साइक्लोप्रोपेन, तो कैसा बनेगा देखना। साइक्लो मतलब साइक्लिक, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन कैसे होने चाहिए बेटा? साइकिल फॉर्म करने चाहिए। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? एन है तो सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करूं? हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी वो फुलफिल कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, मिल गए। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H6। देख के क्या लग रहा है किसका फॉर्मूला है? इन वाले का। अरे जस्ट डबल किसका होता था? इन वाले का, लेकिन एक्चुअली में है किसका ये? प्रोपेन का, एल्केन का। समझ में आया? तो यही अंतर है स्ट्रेट चेन और साइक्लिक में। साइक्लिक में अच्छा क्यों हो रहा है ऐसा बेटा? साइक्लिक में जो किनारे के जो 2 छूट रहे थे ना मेरे हाइड्रोजन, इनको तो मैंने जोड़ दिया ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए। जब साइकिल बन रही थी, मान लो ये इतना ही है, अब मैं अगर साइकिल बना रहा हूं तो यहाँ का और जो यहाँ का छोर है उसको बात दे रहा हूं, तो मतलब क्या बन गया पूरा? वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ बाहर हो गए, क्योंकि अब ये वाला जो बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड था और ये वाला बॉन्ड था वो कट गए, तो यहाँ बचा क्या? सिर्फ ये ऐसे करके हो गया ना, ये सी एच सी एच 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 एच। यहां देखो, अब जो एक किनारे के हाइड्रोजन है, किनारे के हाइड्रोजन, जब मैं इसको साइक्लिक बनाऊंगा तो एक कार्बन से कार्बन नहीं जुड़ेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन अपने आप ही कम हो गए, नहीं हो गए। इसका फॉर्मूला बन रहा था C3H8, यहां पे क्या बन रहा है? C3H6। क्या कम हुआ? 2 हाइड्रोजन कम हुए। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? तो अच्छा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर वो कह रहा है आपसे प्रोपेन बनाओ, तो ये वाला नहीं बनाओगे, ये वाला बनाओगे। जब वो कहेगा साइक्लोप्रोपेन बनाओ, तब क्या बनाओगे? साइक्लिक वाला। साइक्लो ब्यूटेन कह दिया तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन में साइकिल ऐसी बनेगी। 5 कार्बन में साइकिल कैसी बनेगी? ये बनेगी। 6 कार्बन में कैसी बनेगी? इंपॉर्टेंट है, 6 कार्बन वाला भी लिखवाऊंगा, 6 कार्बन में ये बनेगी, एंड सो ऑन। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? और अच्छा, मिनिमम साइक्लो के लिए कितने चाहिए? 3। 2 में साइकिल बन सकती है क्या? 2 कार्बन की साइकिल बना सकते हो? तो मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम कितने की भी बन जाएगी। समझ गए? उसके बाद तो सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है ना। अगर मैं एक ऐसा करता हूं तो 2 हाइड्रोजन इसको, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। और फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है किसका है ये? ब्यूटीन का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन है किसका? साइक्लोब्यूटेन का। किसका है? साइक्लोब्यूटेन का। समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक हो गया? अब बेटा देखो, साइक्लिक वाले में भी 2 होते हैं। मैंने क्या कहा? 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक में भी कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब आपको पता है सैचुरेटेड कौन होता है, अनसैचुरेटेड कौन होता है। सैचुरेटेड, साइक्लिक में सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जितने अभी सारे बनाए, उसमें से इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला है, साइक्लोहेक्सेन। कौन सा? साइक्लोहेक्सेन। क्या फॉर्मूला है इसका? C6H12। वैसे किसका फॉर्मूला है? हेक्सीन का, लेकिन स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या लगेगा आपको? किसका ये? साइक्लोहेक्सेन का। समझ में आया? ये सैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड में जाओ तो एक ही स्ट्रक्चर है हमारे, उसमें कौन सा? बेंजीन। ठीक हो गया? अब देखो, अनसैचुरेटेड है तो इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या
ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक छोड़ के एक। तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड नीचे वाले में भी लिख सकते हो आप। हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इसको हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है, इसका वर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन, वो सीखोगे। फिलहाल ये समझो कि ये जो चेंज हो रहा है बॉन्ड, ये कैसे हो रहा है। अभी आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बीच में क्या रिप्रेजेंट कर दी? रिंग। ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। समझ में आया? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये दोनों चीजें बेटा सैचुरेटेड में ये वाले आने के चांसेस है, मुश्किल है, लेकिन अनसैचुरेटेड में पूछ सकता है। इस हाइड्रोजन बना लो, एक एक ही हाइड्रोजन होगा, मेन कार्बन का है ना वो, तो फिर वैलेंसी पूरी करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H6। समझ में आया? इसका नाम, अच्छा इसका नाम क्या बताया मैंने? बेंजीन। क्वेश्चन क्या पूछता पता है इसमें? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कब बना पाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ खास होता है क्या? क्या होता है? सिर्फ जो बॉन्ड है उसमें क्या करना है? 2 डॉट लगाने। 4 बॉन्ड है तो कितने डॉट? उस जगह पे 4 डॉट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेटल से नॉन मेटल्स में बता रखा है। ये डॉट, ये बॉन्ड है तो ये डॉट, ये बॉन्ड है तो ये डॉट, ऐसे ही करते करते फिर बॉन्ड नहीं बनते। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था ना, ये देखो बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये पूछता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ बेंजीन का, या फिर इसका कह देगा। समझ में आया यहां तक? पक्का? एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं कहते जो रिंग फॉर्म करते हैं। हाँ, वो कोई भी हो सकते हैं जो रिंग फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया? इसको बेटा लिख लो, ये वाला और ये वाला बना लो। अब समझते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। क्या समझते हैं? एल्काइल ग्रुप क्या होता है? बेटा ये देखो एल्काइन नहीं है, हाँ क्या है ये? एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एल देखो एक था एल्केन, एक था एल्कीन, एक था एल्काइन। ये है एल्काइल। वो वाई एन ई था, ये क्या है? वाई एल। समझ में आया? अब होता क्या है भाई एल्काइल ग्रुप? ये क्या है? ये इससे, इसका उन तीनों में से किसी से लिंक डायरेक्टली है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली किससे लिंक है? एल्केन से। किससे लिंक है? एल्केन से। मैं एल्केन की अगर सीरीज लिखूं तो पहला है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8, चौथा है C4H10, ऐसी 100। ठीक हो गया? एल्केन ग्रुप में से जब एक कार्बन सॉरी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो बेटा इसके पास क्या, अच्छा ये इसका अगर स्ट्रक्चर खोल के लिखूं तो ऐसा है कुछ। अब अगर एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो, अच्छा कार्बन के पास कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं, 4 लोगों को पकड़ सकता है। अब कितने, 3 हाथ से तो पकड़ा इसने, एक हाथ खाली है इसका। तो अभी यहां पे आके कोई बैठ सकता है? बैठ सकता है। या फिर या तो यहां पे आके कोई बैठ जाए, या ये किसी के साथ जाके जुड़ जाए। या मैंने क्या बोला? या तो ये यहां पे आके कोई बैठ जाए, या ये किसी के साथ जाके जुड़ जाए। इसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप जहां पे हाइड्रोजन, एल्केन ग्रुप से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां से क्या बनेगा? CH3। और हमेशा एल्काइल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट होता है? बॉन्ड के साथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, तो उसके बदले का एक बॉन्ड बचेगा। या इसका क्या होगा? C2H5, इसका क्या होगा? C3H7, इसका क्या होगा? C4H। एक हाइड्रोजन जा रहा है बस। अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर? इसमें आपको कुछ दिखा, कुछ अनोखा? क्या ये क्या है?
एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप हमेशा कहाँ पे जुड़ता है? ब्रांच में, हमेशा किनारों पे जुड़ेगा, कोनों में कभी भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ेगा। अरे यार सोचो, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर से पेड़ की थोड़ी हाइट और बढ़ गई, तो क्या वो पेड़ की टहनी मानी जाएगी या पेड़ की एक्चुअल हाइट मानी जाएगी? पेड़ की एक्चुअल हाइट मानी जाएगी। अगर यहीं पे ये वो जो टहनी निकली थी वो इधर पे निकली होती तो टहनी मानी जाती। ब्रांच, ये नीचे वाली ब्रांच। तो सिंपल मैं क्या समझा रहा हूं, जब भी किनारों पे लगा होगा उसको ब्रांच नहीं मानेंगे, वो एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जो ब्रांच में लगा हो, किनारों से अटैच होता है। जो अटैच होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे कौन है एल्काइल ग्रुप? CH3। अब इनकी नेमिंग भी बहुत आसान है। कितने कार्बन है? नेमिंग वही दो तरीके से, कितने कार्बन, पीछे का नाम आइल। जैसे वहां पे एल्केन में एन लगता है, एल्कीन में इन लगता है, एल्काइन में आइन, वैसे यहाँ पे आइल लगता है। एक कार्बन है तो मिथ, पीछे से क्या लग जाएगा? आइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। समझ में आया? आगे वाला क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन थे? एक, तो मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एक दो तीन अच्छा चलो इसको IUPAC नेमिंग में बताऊंगा। जब नॉर्मल चेन होती है, अगर यहाँ पे आप इसका नाम क्या देते हैं? एक दो तीन चार पांच, पेंट एन, पेंटेन देते, क्योंकि 5 कार्बन पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। लेकिन अब एक एल्काइल ग्रुप के आ जाने से नाम में थोड़ा अदला बदली हो जाती है। ये चीज समझ में आया एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इसका अगर जनरल फॉर्मूला बोलूं तो क्या होता है? CnH2n प्लस 1। और अच्छा एल्केन का क्या था? CnH2n प्लस 2। अब यहां क्या हुआ? एक हाइड्रोजन गया, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, तो -1 कितना बचेगा? CnH2n प्लस 1। तो एल्काइल ग्रुप के वहां पे लिख लेना फॉर्मूला, इसका क्या होता है? CnH2n प्लस 1, और पीछे से नाम पे क्या लगता है? YL। समझ में आया? अब हमने जितना भी ये पढ़ा अभी तक, नाम देना, जो भी ये जितनी चीजें पढ़ी, इसका कहां पे यूज है? इसका कहां पे यूज है? इसका यूज होता है बेटा IUPAC नेमिंग में। IUPAC नेमिंग। अभी IUPAC क्या बला है भाई? ये बला नहीं है बेटा, एक एसोसिएशन है। ये एक एसोसिएशन है। जैसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो मैं कहाँ जाता हूँ? आरटीओ में जाता हूँ ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने, तो एक जगह बनाई है। वैसी हमारी केमिस्ट्री में जो भी नेम वगैरह दिए गए, वो कहाँ से दिए जाते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी जो होते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जनरली केमिस्ट्री के, वो फिजिक्स नहीं सॉरी, जितने भी साइंटिस्ट होंगे केमिस्ट्री के, वो कहाँ जाएंगे? IUPAC के पास, कि मैंने ये मैंने खोज कर रखी है इसकी, आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती है, तो आप इसको इस जगह पे रखिए, इसका ये नाम दीजिए। फिर वो लोग टेस्ट करेंगे कि क्या ये चीज हुई है। अगर वो हुई है तो उसको जैसा वो नाम कहेगा वैसा उसके नाम पे पेटेंट हो जाएगा वो, मतलब उसके बाद उसको पैसा मिलेगा वहां से, क्योंकि उसने नई खोज करी है ना। तो ये सब कौन करवाता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC के द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? IUPAC नेमिंग। इसमें मेनली 3 से 4 स्टेप है। अगर आपने IUPAC नेमिंग करनी है तो मेनली आपके उसमें 10th के लिए 3 से 4 स्टेप में पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। क्या है वो 3 से 4 स्टेप? पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को चूज करो। चूज लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। समझ में आया? मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, आप लोग जल्दी समझोगे। मान लो एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर दिया गया है, अब इसकी मुझे नेमिंग करनी है। तो मैंने क्या कहा, नेमिंग करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, अगर मैं काउंटिंग पे, नंबरिंग अभी मत देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करूं 5 ही कार्बन आ रहे, 6 तो नहीं मिल रहा ना कहीं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये ले सकता हूँ क्या? लॉन्गेस्ट लेना है तो मान लो मैं ये ले रहा हूँ 1, अभी नंबरिंग नहीं देता हूँ, फिर कह रहा हूँ क्यों, अभी उसका सेकंड स्टेप में बताऊँ। पहले में मैंने चूज कर लिया, मान लो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड चीज,
जो आपका साइड चेन में ब्रांच में एल्काइल ग्रुप लगा है उसको हमेशा क्या करो, लोएस्ट नंबर में दोगे। उसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, लोएस्ट। अब देखो मैं अगर इसको, एक तरीका ये है नंबरिंग ये करने का, एक तरीका क्या है, यहां से 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ एल्काइल ग्रुप ऊपर वाले के हिसाब से कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। नीचे वाले के हिसाब से कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ। कौन सा वाला ऊपर वाला लूंगा, नीचे वाला, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पे था, तो सेकंड पोजीशन पे लोएस्ट, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, क्या, alkyl group should be in lowest position। alkyl group जो है लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब इसके नाम को लिखने का तरीका। बेटा मैं जब अपना नाम लिख रहा हूं ना, तो मेरा नाम है सौरभ जोशी, तो मेरा जो पीछे वाला जो ये पीछे वाला नाम है मेरा पेरेंट नाम है, जो पेरेंट्स का भी नाम होगा। तो ऐसे यहां पे भी जो हाइड्रोकार्बन में होता है, जो पीछे सबसे लास्ट में नाम आता है उसे हम कहते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो आप देखो पेरेंट हाइड्रोकार्बन वो नाम होता है जो लॉन्गेस्ट चेन का नाम होता है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन थे, 5, और कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, पेंटेन तो तब होता जब यहाँ पे इतना ही होता, अभी ये भी तो है। अब ये चीज समझ में आ गई कि सबसे पीछे कौन आएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और आगे पे कौन आएगा नाम में। आगे के नाम को 2 स्टेप में दूंगा, क्या, एल्काइल ग्रुप का नाम प्लस उसकी पोजीशन। एल्काइल ग्रुप का नाम भी लिखूंगा साथ में उसकी पोजीशन भी। जैसे कि सेकंड पोजीशन पे कौन था, मिथाइल। कौन सा ग्रुप है, तो क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया कैसे नाम दिया मैंने। पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पीछे रहेगा और आगे किसका रहेगा, एल्काइल ग्रुप जो भी लगा है और जिस पोजीशन में लगा है। अब मान लो मुझे वो कह रहा है इसका फॉर्मूला बनाओ, अब मेरे लिए कितना आसान है, मैं सबसे पहले लास्ट वाले के पास जाऊंगा और उससे कार्बन लगा दूंगा। अब उसने कहा है 2 पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, अब क्या करूं, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन के चार, ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो सेम है नहीं है, तो मैंने इससे ये भी बना लिया, इससे ये भी बना लिया, दोनों चीजें आ गई मुझे। समझ में आया कैसे करा, पक्का। यहां तक समझ में आया ना कि IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है। आज नहीं भी बोर्ड्स के पेपर में नहीं भी आएगी तो बेटा 11 12 में केमिस्ट्री लोगे तो उसमें पक्का, ये तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चा डरता ही इसलिए है 11 12 में, क्योंकि इसमें बहुत बॉन्डिंग वगैरह चीजें रहती है। डरना नहीं चाहिए, उसको नई चीज समझ के एक्सप्लोर करो उस चीज को। समझ में आया, नोट कर लो इसको। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्या, होमोलोगस सीरीज। क्या आता है, होमोलोगस सीरीज। उससे पहले बताता हूं एक छोटा सा टॉपिक है, क्या, आइसोमर्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़े, आइसोटोप एंड आइसोबार, उसी की तरह कुछ है। अब आइसोमर क्या होता है ना, ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो कैसे मैं समझाऊं, फॉर एग्जांपल C3H8 है, C3H8 है, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। अब मैं क्या ऐसा उलटफेर करूं कि फॉर्मूला तो यही रहे लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाए, कुछ कर सकता हूं। ये CH3 को कहां रख दूं, नीचे पे, तो कैसा बन जाएगा, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। मैंने कहा था लास्ट वाले को खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट का लास्ट में ही तो रहा, नीचे जोड़ दिया। ये स्ट्रेट चेन नहीं है क्या, अभी भी स्ट्रेट चेन ही तो है। तो मिनिमम स्टार्ट किससे होता है आइसोमर्स, कम से कम 4 कार्बन, C4H10 है जैसे। अब देखना इसके आइसोमर बनाता हूं, 1 2 3 4। पहला आइसोमर तो बेटा सबको आता है, क्या, स्ट्रेट चेन होगा पहला वाला। अब मेरे पास ऑप्शन है, इस कार्बन को उठा के यहां रखूंगा कोई फर्क पड़ेगा
नहीं, अरे लास्ट का लास्ट में ही तो रहा, नीचे को आ गया। लेकिन इसको अगर ये बीच में रख दिया तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये कार्बन को उठा के यहाँ, तो अब देखो, अब वैलेंसी आप इसको देख के मत करो, वैलेंसी अपने हिसाब से रखो। एक बॉन्ड है तो कितने बनाएगा, 3। इसके कितने बॉन्ड है, 3, तो एक ही बनाएगा। इसके कितने हैं, 1, तो कितने बनाएगा, 3। इसके कितने हैं, 1, तो कितने बनाएगा। अब अगर पुट करो, मतलब CH3, अगर टोटल C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर्मूला वही रहा जो इसका था, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए, आइसोमर्स। बेटा नाम भी अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या था, ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बोलो या ब्यूटेन बोल लो, ब्यूटेन है। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों हो रहा है, अभी अभी बताया था ना नेमिंग। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं, CH3 CH CH3 CH3, अब लॉन्गेस्ट चेन चूज करूंगा सबसे पहले, या तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, कैसी करूं, 3 ही आ रहे। मान लो मैंने 1 2 3 करा, तो पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पीछे 3 कार्बन तो प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया, पक्का। तो इसके 2 ही आइसोमर होंगे, कितने आइसोमर, 2। ये कौन कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आया, जल्दी से बनाओ इसको। इस पेपर में या तो C4H10 का पूछता है या C5H12 का पूछता है। अब आता है बेटा इसके बाद वाला कंपाउंड कौन, C5। जनरली जो पेपर में पूछता है मैं उन्हीं 2 का बता रहा हूं, C5H12। तो एक तो सबको पता है, कहा मैंने, कौन सा, नॉर्मल चेन वाला, स्ट्रेट चेन वाला। 5 कार्बन है, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ये वाला तो सबको पता है, इसका नाम क्या होगा, एन पेंटेन या पेंटेन बोल लो, नॉर्मल पेंटेन बोलो या पेंटेन बोलो। समझ में आया पहला। दूसरा, इस कार्बन को उठा के कहां रख दूं, यहां पे। ये जो ये वाला कार्बन है उठा के कहां रख दूं, यहां पे, तो क्या बन जाएगा, वो जो 5वां कार्बन था ना यहाँ पे लगा, उसको मैंने कहां पे रख दिया, यहाँ पे। तो अब फिर ऊपर मत देखना, वैलेंसी अपने हिसाब से पूरी करो। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा बन रहा है। फॉर्मूला देखना, इसका क्या था, C5H12, इसका गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, और H कितने, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब इसका नाम बताओ जरा, तो 1 2, देखो 1 2 3 4 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है एल्काइल ग्रुप, थर्ड पे। यहां से कितनी पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड। तो कौन सा वाला, यहां से करूं नंबरिंग है, यहां से करूं, यहां से, क्योंकि अल्काइल ग्रुप को शॉर्टेस्ट पोजीशन। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्ट्रक्चर में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या करता हूं ना, मैं इस वाले कार्बन को उठा के कहां रख देता हूं, देखो ये था, इसके बाद वाला ये है, इसके बाद वाला ये है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा था। जो इसके साथ वाला यहां वाला कार्बन था उसको उठा के कहां रख दिया मैंने, इस कार्बन के ऊपर। तो अब गिनो तो, ये बन गया। और करके अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट बनाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है, गिन लो, 5 कार्बन है 5 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, 3 3 6 3 9 3 12, 1 2 3 4 5। समझ में आया। अब अगर इसका नाम दे तो नेमिंग कैसे, मैंने क्या कहा सबसे पहले, लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसी ही चुन लो। मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 3। और कैसी ही नंबरिंग करो, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहे दोनों एल्काइल ग्रुप। अगर मैं 1 2 3 करता हूं तो 2 जगह पे, इस बार एक ही पोजीशन पे कितने एल्काइल ग्रुप है, 2। तो नाम में थोड़ा फर्क होगा। क्या नाम देते हैं, देखो पहली बात, प्रोपेन आ गया पीछे से, ठीक हो गया। अब आगे अगर इतना ही होता तो मैं कहता 2 पे मिथाइल, लेकिन अब 2 पे कितने मिथाइल हैं, 2। तो 2 2 डाई मिथाइल
प्रोपेन। समझ में आया नाम कैसे दिया? 2,2 मतलब 2 पे 2 बार है, डाई मिथाइल क्योंकि 2 बार मिथाइल है, प्रोपेन। एक 2 पे आएगा, एक 3 पे, तो 2,3 डाई मिथाइल हो जाएगा। 2,3 अगर मान लो एक थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, तो ये 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये उस तरीके, ये अलग चीज है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर एक मिथाइल ही 2 जगह पे आ रहा है तो उसकी नंबर लिखा 2,3 डाइमिथाइल क्योंकि 2 बार मिथाइल है, और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन थे 4, तो ब्यूटेन। यहां पे क्या है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका एक और नाम नियो, आगे पेंटेन। नियो पेंटेन क्या होता है बेटा? अब देखो, जब एक कार्बन 3 CH3 से जुड़ा होता है, कितने CH3 से? 3, तो उसके आगे लगा देते हैं हम आइसो। क्या लगा देते हैं? आइसो। लेकिन फिर सारे कार्बन गिने जाते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, फॉर जैसे इस पे। और अगर एक कार्बन 4 CH3 से जुड़ा है तो आगे से नाम क्या आता है? नियो। और कार्बन कितने जोड़ गिने जाते हैं? सारे, 1 2 3 4 5, तभी पेंटेन लिखा। यहां पे पेंटेन आया था क्या? ना, क्योंकि यहां पे मैंने किसको नहीं गिना था? ब्रांचिंग वालों को। ब्रांचिंग वालों को भी गिना जाता है कहां पे? जब आइसो या नियो लगाते हैं। नियो कब लगाते हैं? जब एक कार्बन 4 CH3 से जुड़ा होता है। और आइसो कब लगाते हैं? जब एक कार्बन 3 CH3 से जुड़ा होता है। समझ में आया? तो इसका एक नाम तो नियो पेंटेन है, एक नाम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। लो, ये था ना, ये था एक कार्बन के साथ, ये 2 नहीं है, ये कार्बन के साथ 2 ही तो CH3 है, एक तो CH2 है। ये तब होता जब ऐसा होगा खाली। ये है आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों? एक कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है, ब्यूटेन 1 2 3 4। जब आइसो या नियो लगाएंगे तब पूरे के पूरे कार्बन गिनेंगे, ना ब्रांचिंग आएगी ना कुछ आएगी। समझ में आया? कोई डाउट? आइसो कहां पे यूज होता है समझ गए? नियो कहां पे यूज होता है समझ गए? ये बना लेना इसके भी, ये 3 है। आप मान के चलो इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो, लेकिन इस छोटा सा टॉपिक पढ़ के चले गए ना बेटा, ये आपको 1 से 2 मार्क्स दे जाएगा फिर भी, इतना इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड्स में भी आया हुआ है, सैंपल पेपर में भी दिया है। क्वेश्चन आता है क्या? किससे आता है? होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज, और बहुत इजी है बेटा, कोई टफ चीज नहीं है। जो भी सीरीज, आप किस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहोगे, पहले ये चीज समझ लो। किसी भी सीरीज को होमोलोगस सीरीज नहीं कह सकते, उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहोगे जो 2 प्रॉपर्टी शो कर रही है। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है? CH2 का गैप होना चाहिए, अल्टर एक के बाद एक में कंसेक्यूटिव टर्म्स में CH2 का गैप होना चाहिए, और दूसरा मास में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 14U का। अब आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे मैं लेता हूं मीथे एल्केन वाली, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये है ना सीरीज। अब देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? कितने कार्बन? एक कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 2 का। इन दोनों में कितने का गैप है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। इन दोनों में पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है, क्या? CH2 के डिफरेंस वाली। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाए तो मैं कह दूं ये होमोलोगस सीरीज है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, दोनों को माइनस करो, 14 आना चाहिए। अब मैं अगर CH4 का मास निकालता हूं, क्या होता है CH4 का मास? कार्बन का होता है कितना? कार्बन का होता है 12 प्लस 1 इंटू 4, मतलब 12 प्लस 4 दैट इज 16U। अब ऐसी इसका निकालता हूं तो 12 इंटू 2, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24 प्लस 6 दैट इज 30। इसका निकालता हूं तो 12 3 जा 36 प्लस 8 दैट इज 44। अब 30 माइनस 16 करूंगा तो कितना आएगा? 14U। 44 माइनस 30 करूंगा कितना आएगा? 14U।
आया नहीं आया? तो क्या मैं इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कह सकता हूं? अब आपको एक और चीज बताऊं, 14U कैसे आया? CH2 का गैप है भाई, करंट CH2 आयंस, आयंस थे ना इसमें ये लोहा है, इसमें भी आयंस है, तो आयन आयन रिएक्ट कर गए। चलो देखो, CH2 का गैप है, कार्बन का मास कितना 12 प्लस कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 2 14। अपने आप ही जहां पे CH2 का गैप होगा वहां पे 14U का मास का गैप होगा। कैसे होगा समझ में आया? क्योंकि CH2 का मास भी कितना होता है 14 होता है, समझे? कोई डाउट? अब क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? ये नहीं पूछता है, लेकिन जिसको बेसिक आता है वो कर लेगा। C2H6O, इसके होमोलोगीज लिखो, कहता है 3। इनको कहते हैं, इनको इंडिविजुअली कहते हैं होमोलोगीज, और पूरी सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो कहता है इसके होमोलोगीज लिखो। होमोलोगीज मतलब इसके बाद के टर्म। तो क्या करना है आपने इसके बाद के टर्म लिखने के लिए? सिर्फ CH2 ऐड करना है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2, निकालते रहो जितने कह रहा है। जनरली 3 पूछता है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? होमोलोगस सीरीज कौन सी सीरीज है? जिसमें CH2 का गैप है। अगर वो कह रहा है आप एक टर्म, एक एलिमेंट कंपाउंड दे रहा है, उसके होमोलोगीज निकालो, कुछ नहीं करना है, उसमें CH2 ऐड करते जाना है। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बार भी यही क्वेश्चन, यही आया था क्वेश्चन ही, पिछले साल भी और इस साल भी, और कल के पेपर में भी आया था, ये तुम्हारे में आया था ना? हाँ। समझे? ये पिछले साल भी आया था सेम यही क्वेश्चन। अच्छा ये है क्या पता है आपको? बता सकता है कोई? अल्कोहल, मिथेनॉल है ये। उसने देखो कंबाइन करके दे दिया आपको। ये बाकी आगे पढ़ेंगे हम कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, OH क्या होता है, वो आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझो इसको ऐसे, ये एक्चुअली में था ये, उसको उसने कंबाइन करके लिख दिया। अगर आपसे ऐसा कह देता है इसमें पहले फंक्शनल ग्रुप बताओ और फिर इसके होमोलोगीज बताओ, तो आप पहले इसको खोलोगे कि कहीं, क्योंकि O किस में आता है अभी बताऊंगा, कीटोन में आता है जनरली O खाली, लेकिन ये कीटोन है क्या? नहीं है। मैंने खोल के देखा तो ये क्या बन रहा है? अल्कोहल। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? नोट कर लो इसको।